कमरे में जलती खुशबूदार मोमबत्तियों और सुर्ख गुलाबों के दरमियान अनाया दुल्हन बनी बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी तक ताज़ा थी, मगर आंखों में अजीब सा खौफ और बेचैनी तैर रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और सुलेमान अंदर आया तो इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने हिम्मत जमा करके धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, मुझे तलाक चाहिए, अभी के अभी। इसके लफ्ज सुनकर सुलेमान चंद सेकंड के लिए जैसे साकित रह गया। फिर इसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और इसका बाजू मजबूती से थाम लिया। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं फौरन दे दूंगा? इसकी आवाज में ऐसी सर्द आग थी जिसने कमरे की फिजा को और भी बोझल बना दिया। अनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बेइख्तियार बोल उठी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, प्लीज मुझे आजाद कर दे। घबराहट में इसकी जबान से भाई का लफ्ज निकल गया। अगले ही लम्हे सुलेमान ने इसके होठों पर सख्ती से हाथ रख दिया। इसकी आंखों में चमकती नाराजी साफ बता रही थी कि ये लफ्ज इसे किसी सूरत कबूल नहीं। ये लफ्ज दोबारा मत कहना, वो धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला। मैं तुम्हारा सरपरोश नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। अनाया हिचकियों के साथ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसके होठों पर जलने जैसी तकलीफ महसूस हो रही थी और दिल में अजीब सी बेबसी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था वही शख्स जो हमेशा नरम लहजे में बात करता था आज इस कदर सख्त और अजनबी लग रहा था। चंद लम्हों बाद सुलेमान गुस्से में कमरे से निकलकर बालकोनी में जा खड़ा हुआ। सिगरेट का धुआं ठंडी रात की हवा में घुलने लगा। इसके ज़हन में भी दिन भर के वाक़ियात तूफान की तरह घूम रहे थे। ये शादी तो असल में किसी और के साथ होनी थी, मगर हालात ने अचानक सब कुछ बदल दिया था। दूसरी तरफ अनाया बिस्तर पर बैठी आंसू पोंछ रही थी। इसकी जिंदगी चंद घंटों में बिल्कुल बदल गई थी। बचपन से जिस रिश्ते के साथ इसका नाम जुड़ा था वो आज अचानक खत्म हो गया। बारात आई ही नहीं और खानदान की इज्जत बचाने के लिए ये नया निकाह कर दिया गया, मगर दिल अभी तक इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था। रात काफी गुजर चुकी थी जब सुलेमान वापस कमरे में आया। इसने देखा कि अनाया खिड़की के पास बैठी खामोशी से आसमान को देख रही है। इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, मगर आंखों में अजीब सी मजबूती आ चुकी थी। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी, अनाया ने बगैर इसकी तरफ देखे कहा। यह रिश्ता जबरदस्ती से नहीं चल सकता। सुलेमान कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर एक बात याद रखना, कभी कभी तकदीर वो रास्ते दिखाती है जो हमें पहले जबरदस्ती लगते हैं, मगर वही रास्ते हमें हमारी असल मंजिल तक ले जाते हैं। अनाया ने पहली बार मुड़कर सुलेमान की तरफ देखा। दोनों के दरमियान खामोशी फैल गई। इस रात ना तलाक हुई ना कोई फैसला, सिर्फ इतना हुआ कि दो अजनबी लोग एक ही छत के नीचे बैठकर अपनी टूटी हुई तकदीरों को समझने की कोशिश करने लगे। और शायद यही वो लम्हा था जहां से सुलेमान और अनाया की कहानी वाकई शुरू होने वाली थी। घर के बड़े लोगों ने भी इस अचानक होने वाले वाकये पर दिल से अफसोस जाहिर किया था। इसकी मां ने अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने की कोशिश तो की, मगर शर्मिंदगी इस कदर थी कि वो अनाया की आंखों में आंखें डालकर बात तक ना कर सके। अनाया अपने ताया जान फहीम मोगल के लिए बेटे से बढ़कर थी। इसे इस हाल में देखकर इनका दिल टूट गया था। इस लम्हे इन्हें अपने बेटे सुलेमान ही में आखिरी उम्मीद नजर आई। जब फहीम साहब ने अचानक सुलेमान से कहा कि वो अनाया से निकाह कर ले, तो वह लम्हा भर के लिए साकित रह गया। ये फैसला इसके लिए भी गैर मुतवक्का था, मगर बाप की इज्जत और खानदान की आबरू इसके लिए सबसे ज्यादा अहम थी। इसी एहतराम में इसने खामोशी से सर झुकाकर इस रिश्ते को कबूल कर लिया। लेकिन इस फैसले ने एक और दिल को शदीद सदमा दिया था। सुलेमान की वालिदा नादिया बेगम इस निकाह से मुतमईन नहीं थी। वो तो बरसों से अपनी बहन गजाला की बेटी मशाल को अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख रही थी। घर के सब लोग इस बात से वाकिफ थे कि वो ये रिश्ता तय कर चुके हैं, मगर तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि किसी के बस में कुछ न रहा। हालात ने अनाया को सुलेमान के नसीब में लिख दिया था।
बालकोनी में खड़े सुलेमान ने सिगरेट को जूते के नीचे मसल दिया और ठंडी हवा का गहरा सांस लिया। रात की खामोशी इसी के अंदर के तूफान को कुछ देर के लिए थामने की कोशिश कर रही थी। वो बेरिहानी में नीचे सहन की तरफ देखने लगा तो अचानक इसकी नजर मशाल पर जा ठहरी। वो नीचे खड़ी खामोशी से इसकी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में जमा आंसू चांदने में साफ चमक रहे थे। एक लम्हे के लिए सुलेमान के चेहरे पर सख्ती आ गई। इसने नजरें हटा ली और बगैर कुछ कहे अंदर लौट आया। पीछे मशाल ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए, जैसे किसी ने इसके दिल का राज देख लिया हो। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। अनाया कंबल में खुद को लपेटे इस तरह लेटी थी जैसे दुनिया से छुप जाना चाहती हो। सुलेमान ने खामोशी से लाइट बंद की और बिस्तर के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ गया। अभी वो लेटने ही वाला था कि अनाया अचानक घबराकर उठ बैठी। आप यहाँ? इसकी आवाज में वाज़ा बेचैनी थी। क्यों, क्या मसला है? सुलेमान ने भवें सुकेड़कर पूछा। आप यहाँ नहीं सो सकते प्लीज। इसके अल्फाज सुनकर सुलेमान के चेहरे पर हल्की सी तलखी आ गई। अनाया, अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल करो। मैं अभी तक बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर वाकई गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि तुमने क्या कह दिया था। अनाया एकदम खामोश हो गई। इसके पास जवाब देने के लिए अल्फाज ही नहीं बचे थे। सुलेमान ने तकिया जोर से एक तरफ फेंका और आंखें बंद कर ली। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अनाया ने भी फासला रखते हुए अपना सर तकिए पर रख लिया। इसके दिल में हजार सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि सुलेमान के लहजे में इतनी सख्ती क्यों है। वो शख्स तो हमेशा नरम मिजाज और मजहब अंदाज में बात करने वाला था, मगर आज सब कुछ बदल चुका था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर दोनों की आंखों से नींद कौन सा दूर थी। एक ही बिस्तर पर लेटे हुए भी वो दोनों ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे इनके दरमियान कई सालों का फासला हो, और शायद ये फासला ही इनकी नई जिंदगी की सबसे पहली आजमाइश बनने वाला था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दोनों एक ही बिस्तर पर मौजूद थे, मगर खामोशी ऐसी थी जैसे दो अजनबी एक ही जगह ठहर गए हो। अनाया ने आहिस्ता से करवट बदली और दम लाइट की हल्की रोशनी में इसके चेहरे को देखने की कोशिश की। सुलेमान आंखें बंद किए बिल्कुल साकित लेटा था, जैसे गहरी नींद में हो, मगर इसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि वो भी जाग रहा है। 28 साल सुलेमान मुगल अपने खानदान का निहायत वजीया और बावकार मर्द माना जाता था। खानदान की कई लड़कियों की नजरें इस पर थी, मगर इसके वालिदैन ने बचपन ही से इसका नाम अपनी भांजी मिशाल के साथ जोड़ रखा था। इस रिश्ते के बारे में सुलेमान ने कभी खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी और ना ही कोई एतराज किया था। इसकी दुनिया ज्यादातर अपने कारोबार के गिर्द घूमती थी। इसने कम उम्र में ही अपने होटल के बिजनेस को इस कदर बढ़ा दिया था कि कामयाबी इसके कदम चूम रही थी। पैसे की फरावानी ने घर के माहौल को भी बदल दिया था। घर में इसकी वालिदा नादिया बेगम हर रोज नए कपड़े, कीमती डेकोरेशन पीसेस और मुख्तलिफ चीजें खरीद कर लाती थी। वो अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश थी, मगर आज इनकी खुशियों पर एक साया सा पड़ गया था। अनाया का अचानक इस घर की बहू बन जाना इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं हो रहा था। इसी बेचैनी के आलम में वो कमरे में टहल रही थी कि फहीम साहब अंदर आए। नादिया बेगम फौरन इनकी तरफ मुड़ी और तेज लहजे में बोली, आपने आखिर किस सोच के तहत सुलेमान का निकाह अनाया से कर दिया? आपको मालूम था कि सुलेमान और मशाल का रिश्ता तय है, फिर भी आपने ऐसा फैसला किया। फहीम साहब ने थके हुए अंदाज में अपनी ऐनक उतार कर मेज पर रख दी और धीरे से बोले, बराह करम अपनी आवाज आहिस्ता रखें। हालात ऐसे थे कि ये काम करना ही पड़ा। मगर नादिया बेगम का गुस्सा कम ना हुआ। वो इनके करीब आकर बोली, आपने मेरे बेटे की शादी कर दी और मुझे इस फैसले में शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा। आप कह रहे हैं कि मैं एतराज भी ना करूं। फहीम साहब ने गहरा सांस लिया और सोफे से टेक लगाकर बोले, ये निकाह इस वक्त की जरूरत था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस बात को बढ़ाने का फायदा नहीं। मगर नादिया बेगम के चेहरे पर जिद साफ झलक रही थी। वो सख्त लहजे में बोली, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं अनाया को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। मेरे लिए सुलेमान की असल बीवी सिर्फ मशाल है और एक दिन मैं सुलेमान की दूसरी शादी इसी से करवाऊंगी।
ये सुनकर फहीम साहब एक लम्हे के लिए साकित रह गए। इनके चेहरे पर हैरत और नाराजगी दोनों नुमायां थे। आपको होश है? आप क्या कह रही हैं? उन्होंने सख्ती से कहा। मुमकिन है अनाया आपके लिए कुछ ना हो, मगर मेरे लिए वो मेरे भाई की बेटी है। मैं इसे अपनी बेटी की तरह अजीज रखता हूँ। अगर इसके साथ किसी ने नाइंसाफी करने की कोशिश की तो मैं हर किसी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे मेरी वाज़ा तंबिया समझ लें। ये कहकर वो गुस्से में वहां से उठे और बाथरूम की तरफ चले गए। पीछे नादिया बेगम खामोश खड़ी रह गई। इनके चेहरे पर खामोशी जरूर थी, मगर आंखों में जिद और इरादों की सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। इधर कमरे में सुलेमान ने आंखें खोलकर एक नजर अनाया की तरफ देखा। वो थकन से बेखबर सो चुकी थी। इसकी सांसें हल्की और पुरसुकून थी। सुलेमान चंद लम्हे से देखता रहा। सिर्फ 3 दिन पहले ही तो इसने अपनी 18वीं सालगिरह बड़ी खुशी से मनाई थी। वो एक मासूम सी लड़की थी जिसकी हंसी में बचपना झलकता था, और आज अचानक वो इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। सुलेमान को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ने इसकी जिंदगी को इस लड़की के साथ इस तरह जोड़ दिया है, जो बरसों से इसी घर में रहती आई है। वो हमेशा इसके सामने रही, मगर सुलेमान ने कभी इसे इस नजर से नहीं देखा था। मगर अब तकदीर ने इन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया था जिससे ना वो भाग सकता था और ना ही आसानी से कबूल कर पा रहा था। कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई थी। सुलेमान ने आंखें बंद की तो चंद लम्हे पहले की अपनी हरकत याद आ गई और इसे दिल ही दिल में अजीब सा पछतावा महसूस हुआ। निकाह को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था और वो पहले ही हद से बढ़ गया था। इसे ख्याल आया कि ना जाने अनाया इसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसी दौरान इसे इसके वो अल्फाज याद आए जो इसने कुछ देर पहले कहे थे, मुझे तलाक चाहिए। ये जुमला याद आते ही इसके होठ सख्ती से भींच गए। वो करवट बदलने ही वाला था कि अचानक अनाया नींद में इसकी तरफ मुड़ गई और बेइख्तियार इसका बाजू सुलेमान के सीने पर आ टिका। इस अचानक लम्हे से सुलेमान चौंक सा गया। इसने आहिस्तगी से इसका हाथ हटा दिया, मगर अगले ही लम्हे वो फिर इसके करीब सरक आई। इस बार सुलेमान ने खतरे झंझलाहट से इसका बाजू एक तरफ कर दिया। जैसे अनाया की नीम वो आंखें खुल गई। वो नींद भरी आवाज में बोली, सोने दे, क्यों तंग कर रहे हैं? सुलेमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो धीमी मगर माने खाइज आवाज में बोला, दिल तो चाहता है कि तुमसे जबरदस्ती अपना हक ले लो। इसकी बात सुनकर अनाया एक लम्हे को चौंक गई, मगर इसे यकीन था कि सुलेमान ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वो आंखें बंद किए सादगी से बोली, शौहर अपनी बीवियों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। इसकी मासूम बात पर सुलेमान हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा तो फिर मोहब्बत से अपना हक ले लो, क्या ख्याल है? इसके जरा करीब आते ही अनाया की नींद मुकम्मल तौर पर उड़ गई और वो घबराकर पीछे हट गई। सुलेमान, वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज गले में ही रुक गए। सुलेमान ने शरारती अंदाज में कहा, कहो ना, वैसे भी मेरी जबान कुछ मीठा सुनना चाहती है। अनाया फौरन खुद को इससे दूर करती हुई तकिए पर सर रखकर लेट गई और घबराहट में बोली, मैं कुछ नहीं कह रही। सुलेमान ने इसे चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, उम्मीद है आइंदा एहतियात करोगी और दोबारा तलाक जैसा लफ्ज जबान पर नहीं लाओगी। अनाया ने आहिस्ता से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूँ चंद दिनों में आप खुद ही मुझे तलाक दे देंगे। इसकी बात सुनकर सुलेमान हैरान हो गया और फौरन बोला, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? अनाया ने नजरें झुका ली और दर्द भरे लहजे में कहा, क्योंकि हर चीज का एक जोड़ होता है और मैं आपके साथ अच्छी नहीं लगती। मुझे अपनी हैसियत और औकात का अच्छी तरह अंदाजा है। इसके अल्फाज में इतनी बेबसी थी कि सुलेमान कुछ देर के लिए खामोश रह गया, मगर इसकी यही खामोशी अनाया के दिल को और ज्यादा दुख दे गई। दूसरी तरफ घर के ये कमरे में मशाल आंसुओं से भरी आंखों के साथ नादिया बेगम के सामने बैठी थी और भराई हुई आवाज में बोली, खाने प्लीज, आपने वादा किया था कि मैं ही सुलेमान की दुल्हन बनूंगी, फिर ये सब कैसे हो गया? नादिया बेगम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर खुद को संभालते हुए बोली, थोड़ा सब्र करो मेरी जान, ये सब वक्ती है। सुलेमान और अनाया का कोई जोड़ नहीं, चंद दिन बाद खुद ही ये रिश्ता टूट जाएगा। तुम देखना, सुलेमान हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा।
विशाल ने आंसू पोंछते हुए खामोशी से सर हिला दिया। इधर सुलेमान कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था और अनाया अब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। आखिरकार वो दरवाजे के करीब जाकर खतरे बुलंद आवाज में बोला, अनाया, आज वही रहने का इरादा है या बाहर भी आओगी? कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में आने वाले हालात की हल्की सी आहट वाज़ा महसूस होने लगी थी। सुलेमान जब बिस्तर से उठा तो इसके चेहरे पर दोबारा गुस्से की झलक आने लगी। इधर अनाया बाथरूम के अंदर एक ही जगह खड़ी अपने फ्रॉक की जिप से उलझी हुई थी, जो बार बार कोशिश के बावजूद बंद नहीं हो रही थी। इसने अभी अभी शावर लिया था। ठंडे पानी की वजह से इसका बदन हल्का हल्का कांप रहा था और गीला फ्रॉक इसके लिए मजीद शर्मिंदगी का बाज बन रहा था। वो दिल ही दिल में परेशान होकर सोच रही थी कि काश सुलेमान कुछ देर के लिए बाहर चला जाता तो वो आराम से अलमारी से कोई दूसरा कपड़ा निकाल लेती। इसी कश्मकश में वो बार बार जिप खींचने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि अचानक बाहर से सुलेमान की सख्त आवाज गूंजी, अनाया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगा। फिर मत कहना कि खबरदार नहीं किया। इसके गुस्से भरी आवाज सुनकर अनाया का हलक खुश हो गया। इसने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। सामने ही सुलेमान खड़ा था, चेहरे पर वाजा झंझलाहट लिए। इसने बगैर कुछ कहे इसे बाजू से पकड़कर एक तरफ हटाया और खुद बाथरूम की तरफ बढ़ा, मगर अचानक इसके कदम रुक गए। अनाया घबराहट में अपना ढीला फ्रॉक सीने से थामे खड़ी थी और इसकी कमर का हिस्सा तकरीबन नंगा हो रहा था। यह मंजर देखकर सुलेमान के चेहरे पर सख्ती आ गई। ये क्या है? तुमने कैसा लिबास पहन रखा है? इसने नाराजी से पूछा। अनाया फौरन इसकी तरफ मुड़ी और हिचकिचाते हुए बोली। वो जिप बंद नहीं हो रही थी। इसके लहजे में बेबसी साफ झलक रही थी। सुलेमान ने भवें सुकड़ते हुए कहा, अगर बंद नहीं हो रही थी तो क्या तुम इसी हालत में बाहर आने वाली थी? वो इसकी तरफ बढ़ा तो अनाया घबराकर पीछे हट गई और जल्दी से बोली, आप पहले बाथरूम चले जाइए ना, आप ही तो इतना शोर मचा रहे थे कि जल्दी करो। मगर वो इसके करीब आ चुका था। अचानक इसने अनाया की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो बेख्तियार इसके सीने से जा लगी। दोनों के दिल एक लम्हे को तेजी से धड़क उठे। सुलेमान ने बामुश्किल खुद को संभाला और खामोशी से इसकी पीठ के पीछे हाथ ले जाकर जिप को आहिस्ता से ऊपर की तरफ खींच दिया और मख्तसर लम्हे में दोनों की नजरें एक दूसरे से जुड़ी रही, जैसे वक्त चंद सेकंड के लिए ठहर गया हो। जिप बंद होते ही सुलेमान ने इसे आहिस्ता से छोड़ दिया और बगैर कुछ कहे बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अनाया ने गहरा सांस लिया और दिल ही दिल में बड़बड़ाई, कितने गुस्से वाले हैं ये। पहले ही इनसे डर लगता था और अब तो बीवी भी बन गई हूँ। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है, ना जाने मेरा क्या होगा। मगर अगले ही लम्हे इसके जहन में एक और ख्याल आया और वो तलखी से मुस्कुरा दी। फिक्र क्यों करनी, ये रिश्ता कौन सा हमेशा के लिए है, वक्त आने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसने खुद को समझाते हुए हेयर ड्रायर उठाया और अपने लंबे डार्क ब्राउन बाल खुश्क करने लगी। इसके घने और रेशमी बाल इसकी खूबसूरती का सबसे नुमाया हिस्सा थे और वो इनमें इस कदर खो गई कि चंद लम्हों के लिए आसपास की दुनिया से बेखबर हो गई। अनाया को अपने बालों से अजीब सी मोहब्बत थी। वो हमेशा इनकी बड़ी एहतियात से देखभाल करती, महंगे ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करती और हर रोज वक्त निकालकर इन्हें संवारती। शायद यही वजह थी कि इसके लंबे घने डार्क ब्राउन बाल इसकी खूबसूरती का सबसे नुमाया हिस्सा थे। इस वक्त भी वो इर्द गिर्द से बेखबर आईने के सामने खड़ी अपने बालों को ड्राई से खुश कर रही थी। इसे तो एहसास भी ना हुआ कि कब सुलेमान आकर इसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। वो तब चौंकी जब अचानक सुलेमान ने इसके हाथ से ड्रायर लिया। बस हो गया, सब खुश हो चुके हैं, अब हटो यहाँ से, वो जरा सा मुंह बनाकर बोला और खुद इसके बालों को खुश करने लगा। अनाया के माथे पर नागवारी के बल पड़ गए, मगर इसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? सुलेमान ने इसे कुंडी खोलते देखकर पूछा। नाश्ता करने। और कहाँ? वो मुख्तसर सा जवाब देकर रुक गई। सुलेमान ने ड्रायर एक तरफ रखते हुए कहा, चलो एक साथ चलते हैं। वो दोनों कमरे से निकलने लगे तो सुलेमान अचानक रुक गया और इसे गौर से देखते हुए बोला, अपना चेहरा ठीक करो,
ऐसे ही नीचे जाओगी। अनाया फौरन तड़क कर बोली, मेरी शक्ल ऐसी ही है। इसके लहजे में बेसाख्ता तलखी थी। सुलेमान ने पेशानी पर बल डालकर इसे घूरा और संजीदगी से बोला, अनाया, जितना कहूँ इतना ही किया करो। फजूल बहस करने की तुम्हारी आदत मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर अनाया के मुंह से बेख्तियार निकल गया, मुझे भी आप ज्यादा अच्छा नहीं लगते। एक लम्हे के लिए फिजा में खामोशी छा गई। सुलेमान ने सख्त नजरों से इसे देखा और धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जो अच्छा लगता था अल्लाह ने वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, इसलिए बेहतर है मेरे साथ ज्यादा जबान मत चलाओ और अपनी जबान को ख्वाबों में रखो। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। अनाया की आंखों में नमी तैर गई, मगर इसने बामुश्किल खुद को संभाला और खामोशी से इसके पीछे चल दी। नीचे नाश्ते की मेज पर फहीम साहब और नादिया बेगम के साथ मिशाल भी बैठी थी। इसकी फैमिली तो वापस जा चुकी थी, मगर वो अभी तक किसी घर में ठहरी हुई थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कब तक यहाँ रहेगी। सीढ़ियां उतरते हुए अनाया ने एक लम्हे को अपनी ताई अम्मी की सख्त नजरों को महसूस किया और बेख्तियार सुलेमान के पीछे होकर चलने लगी। सुलेमान ने सबको सलाम किया तो फहीम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मोहब्बत से इसे गले लगा लिया। फिर शफकत से अनाया के सर पर हाथ फेरा। दोनों साथ कुर्सी खींचकर बैठ गए। अनाया की नजरें झुकी हुई थी और वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। फहीम साहब ने नरमी से कहा, अनाया बेटा नाश्ता करो। वो चौंक कर प्लेट अपनी तरफ खींच लाई। एक लम्हे को इसने अपनी ताई अम्मी की तरफ देखा जो इसे सख्त नजरों से घूर रही थी। अनाया ने फौरन नजरें झुका ली और ऑमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके आहिस्ता आहिस्ता खाने लगे। इसके हाथों की हल्की कपकपाहट सुलेमान की नजरों से छुपी न रह सकी। इसी दौरान फहीम साहब ने सुलेमान से कहा, बेटा आज तुम्हारा रिसेप्शन है तो क्या आज होटल जाना जरूरी है? एक दिन की छुट्टी ले लो। सुलेमान ने सुकून से जवाब दिया, नहीं बाबा, जाना जरूरी है। रिसेप्शन तो अचानक तय हुआ है, वरना मैं आज मीटिंग नहीं रखता, लेकिन मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अनाया भी फौरन इसके पीछे उठ गई। तुम कहाँ जा रही हो? सुलेमान ने इसे रोक लिया। अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपकी तैयारी में मदद कर देती हूँ। इसका एतमाद कहीं खो चुका था। जिस अंदाज से वो कमरे में इससे बात करती थी, इस वक्त सामने वो बहुत ही मुख्तलिफ लग रही थी। सुलेमान ने बेनियाजी से कहा, मैं कोई दूर नहीं जा रहा जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत हो। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता मुकम्मल करो। यह कहकर वो मुड़ गया और अनाया खामोशी से दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सुलेमान के जाने के बाद फिजा कुछ और भारी हो गई। फहीम साहब को भी एक जरूरी कॉल आ गई तो वो जल्दी से उठकर बाहर चले गए। अब नाश्ते के मेज पर सिर्फ नादिया बेगम, मिशाल और अनाया रह गई थी। अनाया खामोशी से दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। प्लेट में रखे निवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। इसी दौरान नादिया बेगम ने कुर्सी से टेक लगाते हुए सर्द लहजे में कहा, यह सब वक्ती है, इसे हमेशा के लिए अपना मुकद्दर मत समझ लेना। अनाया ने लब भींच लिए और कुछ ना बोली। नादिया बेगम की नजरें इस पर जमी रही और वो मजीद सख्त आवाज में बोली, बेहतर यही होगा कि ऐसे हालात पैदा करो कि सुलेमान खुद ही तुम्हें छोड़ दे। अगर मुझे कुछ करना पड़ गया तो तुम्हारे पास ना रोने को कुछ बचेगा और ना ही संभलने को। इसके अल्फाज खुली धमकी थे। अनाया ने नम आंखों से इनकी तरफ देखा और बामुश्किल बोल पाई, ताई अम्मी, मेरा क्या कसूर है जो आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मगर आंसू गले में अटक गए और बात अधूरी रह गई। नादिया बेगम के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। नफरत तो बहुत छोटा लफ्ज है अनाया, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें सारी जिंदगी अपने बेटे के साथ देखूं। याद रखो, मेरा वार सहने की हिम्मत तुम में नहीं है, इसलिए बेहतर है खुद ही मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। इनके अल्फाज अनाया के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो मजीद कुछ सुनने की हिम्मत ना कर सकी। आंखों में आंसू भरे वो अचानक उठ खड़ी हुई और तेजी से अपने कमरे की तरफ चल दी। मगर कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो अचानक किसी से जोर से टकरा गई। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरने ही वाली थी कि सुलेमान ने फौरन इसकी कलाई पकड़कर इसे संभाल लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही लम्हे अनाया सीधा इसके सीने से आ टकराई। सुलेमान ने भवें सुकड़ते हुए कदरे हैरानी से पूछा, कहाँ भागी जा रही हो? कौन सी हवा के घोड़े पर सवार हो? मगर अनाया की हालत ऐसी थी कि इसके पास कोई जवाब ही ना था।
अनाया ने बमुश्किल अपने आंसू रोके और एक तरफ हटकर सुलेमान के गुजरने का रास्ता दे दिया। सुलेमान ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर खदरे नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, उम्मीद है तुम कोई मसला पैदा नहीं करोगी, सुकून से रहो और सबको भी सुकून से रहने दो। ये कहकर वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया। अनाया इसकी चौड़ी पिष्ट को देखती रह गई। इसके दिल में तलखी उभर आई और वह आहिस्ता से सोचने लगी, आपकी वालिदा मोहतरमा ने अगर मुझे सुकून से रहने दिया तो ही मैं सुकून से रह सकूंगी ना। भारी दिल के साथ वो अपने कमरे में वापस आ गई। जिंदगी इसे एक अजीब दौराहे पर ला खड़ा किया था। ना वो आगे बढ़ने की हिम्मत रखती थी और ना पीछे हटने की कोई गुंजाइश थी। शाम तक इस्तेक़बालिया की तकरीब शुरू हो चुकी थी। सुलेमान ने एक तकरीब अपने ही होटल में तरतीब दी थी और मुख्तसर वक्त के बावजूद हर इंतजाम खुद देखकर मुकम्मल करवाया था। स्टेज को ताज़ा और खुशबूदार फूलों से इस तरह सजाया गया था कि पूरा हॉल दिलकश मंजर पेश कर रहा था। सुलेमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर वो मुस्कुराहट ज्यादा देर कायम रहने वाली नहीं थी। स्टेज पर इसके साथ दुल्हन बनी बैठी अनाया किसी कमसन शहजादी की तरह लग रही थी। इसकी सादगी और मासूमियत ने इसके हुस्न को और नुमाया कर दिया था और तकरीब में मौजूद लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर ना रह पा रहे थे। ये सब देखकर मिशाल के दिल में बेचैनी और हसद की लहर दौड़ रही थी। वो खुद भी खूबसूरत थी मगर सुलेमान की हम उम्र थी, जबकि अनाया इससे तकरीबन 10 साल छोटी थी। मेकअप आर्टिस्ट ने अनाया का मेकअप भी इस अंदाज में किया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी नहीं बल्कि मजीद निखरी हुई लग रही थी। स्टेज पर अनाया की चंद करीबी सहेलियां इसके इर्द गिर्द जमा थी और हंसी मजाक में इसे छेड़ रही थी, मगर वो इनकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी मगर आंखों में अजीब सी थकन और उलझन भी झलक रही थी। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से अपनी एक दोस्त के करीब झुकी और सरगोशी में बोली, सुलेमान मुझे बाथरूम जाना है। इसकी बात सुनकर इसके दोस्त चौंक गए और फौरन इसकी तरफ देखने लगे। शहज़मा इसे सहारा देते हुए स्टेज से नीचे ले आई और दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अनाया का दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो जानती थी कि वो जो कदम उठाने जा रही है इसके बाद शायद सब कुछ बदल जाएगा। इस ख्याल से ही इसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। वो बार बार सोच रही थी कि ना जाने इसके इस फैसले पर सुलेमान का रद्द अमल क्या होगा, मगर इसके दिल में ये भी यकीन बैठ चुका था कि अब इसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। चंद लम्हों बाद वो घबराहट के आलम में बाथरूम से बाहर निकली और शहज़मा के साथ वापस स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। अचानक इसने एक लम्हे के लिए अपनी दोस्त का हाथ छोड़ दिया और नजरें उठाकर इर्द गिर्द देखा। इसी लम्हे सामने से आते सुलेमान पर इसकी नजर जा ठहरी। इसके कदम जैसे जमीन में जम गए और जबान पर आए हुए सारे अल्फाज गले ही में रुक गए। हॉल में मौजूद बहुत से लोगों की नजरें इन दोनों की तरफ उड़ गई। नादिया बेगम दूर बैठी बेचैनी से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी, मगर अनाया की खामोशी इन्हें मजीद बेखरारी कर रही थी। आखिर अनाया ने हिम्मत जमा की और खदरे बुलंद आवाज में बोली, मुझे आप सबके सामने सुलेमान मुगल से कुछ कहना है। इसके अल्फाज सुनकर महफिल में मौजूद लोग इश्तियाक से इसकी तरफ देखने लगे। इसी लम्हे सुलेमान इसके करीब आ गया और हल्की मगर सख्त सरगोशी में बोला, जो भी कहना है सोच समझ कर कहना। कमरे में की गई गलती माफ हो सकती है, मगर सबके सामने की गए गुनाह की सजा भी मिलती है। इसके लहजे की सख्ती ने अनाया के दिल में आग से भड़का दी। इसकी आंखों में जिद और दुख एक साथ उतर आए। वो तेजी से बोली, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, समझ गए आप। मैं सुलेमान मुगल के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मगर इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सुलेमान इसके मजीद करीब आ गया और गुस्से में इसकी कलाई मजबूती से थाम ली। बकवास बंद करवाना आया, इसने दबी मगर खतरनाक आवाज में कहा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अनाया का खून जैसे एक लम्हे को चेहरे में सिमट आया। दिल ही दिल में वो इसके गुस्से से खौफज़दा हो गई। छोड़ दे मुझे, इसने हल्की मज़ाहमत की, मगर सुलेमान ने इसकी एक ना सुनी और इसे बाजू से पकड़कर हॉल से बाहर ले गया। हॉल में मौजूद लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इस मंजर को देखा। कुछ हैरान थे, कुछ तजस्सुस से भरे और कुछ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। मगर इस वक्त तक सुलेमान अनाया को तकरीब से दूर ले जा चुका था। वो इसे होटल की पिछली जानिब ले आया
जहां इस वक्त अंधेरा था और आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। वहां की खामोश फिजा में दोनों की तेज सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी, जैसे आने वाले लम्हों में कोई बड़ा तूफान जन्म लेने वाला हो। अनाया ने झटके से अपना हाथ सुलेमान की गिरफ्त से छुड़ाया और एक लम्हे में इसके सामने आकर रुक गई। वो घबराहट और खौफ के मिले जुले एहसास के साथ इसे देख रही थी, जबकि सुलेमान की आंखों में खतरनाक सी सख्ती उतर आई थी। इसकी निगाहें ऐसी थी जैसे किसी तूफान को जबरदस्ती रोक रखा हो। इसने भारी लहजे में पूछा कि आखिर वो अंदर सबके सामने कैसी बेसरोपा बातें करने जा रही थी। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी, मगर इसमें ऐसी शिद्दत थी जो दिल तक उतर जाती है। अनाया ने घबराकर अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली, जैसे हकीकत से चंद लम्हे के लिए भाग जाना चाहती हो। सुलेमान ने बेसब्री से इसके खंडों को झिंझोड़ते हुए कहा कि आंखें खोलो और सीधा जवाब दो। इसके इस अचानक झटके से अनाया का पूरा वजूद लरज उठा। वो चंद लम्हे बेबस सी इसे देखते रही। इसकी आंखों में आंसू तीर रहे थे, मगर जबान जैसे बंद हो गई थी। सुलेमान की नजरें इस पर जमी थी और इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। इसने सर्द मगर खौफनाक लहजे में कहा कि अगर वो खामोश रही तो शायद वो अपने गुस्से पर काबू न रख सके। अनाया ने कांपती सांसों के साथ पहली बार इसकी आंखों में बराह रास्त देखा। इस लम्हे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि दिल के अंदर तूफान बरपा था। बिला आखिर इसने हिम्मत जमा की और रुके रुके लफ्जों में कह दिया कि वो इस रिश्ते में मजीद नहीं रहना चाहती। इसके मुताबिक ये शादी सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी और वो इससे आजाद होना चाहती थी। सुलेमान ने तंज़े अंदाज में पूछा कि फिर क्या होगा अगर वो इसे आजाद ना करे। इसके इस सवाल ने अनाया के अंदर दबी हुई बगावत को और भड़का दिया। अब की बार वो खदरे मजबूत आवाज में बोली कि अगर इसे इस रिश्ते से निजात ना मिले तो वो सबके सामने सच बोल देगी, चाहे इसके नताइज कुछ भी हो। इसके बाद जो अल्फाज अनाया के लबों से निकले वो किसी हद तक हद पार कर गए थे। वो गुस्से और बेबसी के आलम में ऐसी बातें कही गई जिनका असर शायद वो खुद भी पूरी तरह ना समझ सकी। एक लम्हे को माहौल मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। सुलेमान ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस खामोशी से इसे देखता रहा। इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और खतरनाक सुकून था, जिसने अनाया के दिल में नई घबराहट पैदा कर दी। अब इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसने हद से ज्यादा कह दिया है। इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई और वो बेख्तियार कांपने लगी। वो जानती थी कि सुलेमान का गुस्सा अब किसी भी लम्हे फट सकता है, मगर इसकी खामोशी इससे भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। चंद लम्हों बाद सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम इसके करीब आया। इसकी चाल में अजीब सा एतमाद और आंखों में फैसलाकुन सख्ती थी। वो कुछ देर तक इसे गहरी नजरों से देखता रहा, जैसे इसके हर लफ्ज को तोल रहा हो। फिर इसने निहायत ठंडे मगर वाज़ा लहजे में कहा कि अगर वो वाकई इतनी बहादुर है तो एक शर्त मान ले। अनाया की सांसें जैसे रुक गई। सुलेमान ने बेतासर अंदाज में कहा कि वो वापस हॉल में जाए और सबके सामने वही अल्फाज दोहरा दे जो अभी इसने यहाँ कहे हैं। अगर वो ऐसा कर सके तो वो भी वही करेगा जो वो चाहती है। इसके इस गैर मुतखा बात ने अनाया को चंद लम्हों के लिए साकित कर दिया। ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो और अब अगला कदम ही दोनों की जिंदगी का रुख बदलने वाला हो। सुलेमान मुगल ने ठंडे मगर फैसले कुन लहजे में कहा कि अगर वो वाकई इतनी हिम्मत रखती है तो सबके सामने वही अल्फाज दोहरा दे और फिर इसका वादा है कि वो इसी लम्हे से तलाक दे देगा। इसके अल्फाज सुनकर अनाया की सांस जैसे रुक गई। सुलेमान ने इसका हाथ पकड़ा और इसे हॉल की तरफ ले जाने लगा। एक लम्हे को वो रुका तो अनाया इसके सीने से आ टकराई। वो झुककर धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला कि अगर वो ये बात सबके सामने ना कह सकी तो फिर आज की रात वो इसे साबित करके दिखाएगा कि वो कैसा मर्द है। इसके एक लफ्ज में ऐसा दबाव था कि अनाया की आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए। वो इसे हॉल की तरफ ले आया, जहां सबकी नजरें एक बार फिर इन्हीं पर जम गई। अनाया के कदम कमजोर हो चुके थे। वो जानती थी कि वो इस तरह के इल्जामात सबके सामने नहीं लगा सकती, चाहे इसके दिल पर कितनी ही तलवारें क्यों ना चल रही हो। हॉल में खामोशी छा गई। सुलेमान ने इसकी तरफ देखते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, बोलो। अनाया ने गहरी सांस ली, मगर इसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। अभी कुछ देर पहले वो यही अल्फाज सुलेमान के सामने बोल गई थी कि मगर भले मजमे में अपने शौहर पर ऐसा इल्जाम लगाना इसके लिए नामुमकिन हो रहा था।
इसके ज़हन में एक लम्हे को वो सब याद आया जो इसकी ताई अम्मी ने इसे मजबूर करके रखा था, जो इसकी ताई अम्मी ने इसे मजबूर करके कहा था कि अगर वो आज के दिन सुलेमान से अलहदगी का ऐलान ना करेगी तो इसे सबके सामने जलील किया जाएगा और इसे सुलेमान पर ये इल्जाम लगाना होगा कि वो इसके करीब नहीं आया। वो सब आवाजें इसके कानों में गूंजने लगी। अनाया ने बेबस नजरों से सुलेमान की तरफ देखा। इसके सामने अंधेरा सा छा रहा था और अल्फाज ज़हन में उलझ कर रह गए थे। इस कश्मकश में अचानक इसके कदम लड़खड़ाए और वो बेहोश होकर गिरने लगी, मगर सुलेमान ने फौरन इसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो जानता था कि अनाया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसे नहीं थी कि सामने ये अल्फाज कहे क्यों थे। इसका जवाब वो जरूर चाहना चाहता था, पर अनाया का कोई पता नहीं था। 2 घंटे गुजर चुके थे और नादिया बेगम भी यहाँ ही बातें जारी थी। जैसे ही फहीम साहब अंदर आए थे उन्होंने फौरन पूछा कि सुलेमान कहाँ है और अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फहीम साहब ने सुकून से जवाब दिया कि वह अनाया को अपने फार्म हाउस ले गया है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सुनकर नादिया बेगम और मशाल दोनों चौंक गए। नादिया बेगम ने गुस्से में सवाल किया कि वो इसे वहां क्यों ले गया। फहीम साहब ने संजीदगी से कहा कि वो इसकी बीवी है, जहां चाहे ले जा सकता है, इसमें एतराज की कोई बात नहीं। फिर वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ चले गए कि रात बहुत हो चुकी है और सबको आराम करना चाहिए। मगर इनके जाने के बाद मिशाल बेबस होकर रो पड़ी। इसे यकीन था कि आज अनाया सबके सामने वो बात कह देगी और हमेशा के लिए सुलेमान की जिंदगी से निकल जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। बाहर मौसलात बारिश हो रही थी और हवेली के अंदर बेचैनी की फिजा फैल गई थी। इधर फार्म हाउस में तकरीबन 1 घंटे बाद अनाया को होश आया। वो आहिस्ता आहिस्ता संभल कर उठी और अपना सर थाम लिया। सामने सोफे पर सुलेमान बैठा था, एक टांग दूसरी पर रखे और इसकी आंखों में सुर्ख अंगारों जैसी तपिश थी। वो खामोशी से इसे देख रहा था, मगर इसकी निगाहों में ऐसा सवाल था जिससे बचना मुमकिन नहीं था। इसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और सामने मेज पर कई बुझी हुई सिगरेटों के टुकड़े पड़े थे, जैसे वो पिछले 1 घंटे से बस इसी तरह बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अनाया ने इसे देखा तो इसके दिल में एक नई घबराहट जाग उठी, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो सवाल होने वाला है जिसका जवाब देना इसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। अनाया ने घबराहट में दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घुमाना शुरू किया, मगर दरवाजा बंद था। वो बार बार लॉक घुमाती, मगर हर बार नाकामी इसके खौफ को और बढ़ा देती। इसकी आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे। बाहर अचानक जोर की गरज के साथ बिजली चमकी तो वो सहम कर चीख उठी और कानों पर हाथ रख लिए। इस लम्हे इसके दिल पर सुलेमान का ऐसा खौफ तारी था कि इसके कदम तक लड़खड़ा रहे थे। पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनकर इसका दिल मजीद जोर से धड़कने लगा। अगले ही लम्हे सुलेमान ने तेजी से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो वो बेख्तियार दरवाजे के साथ जा लगी। घबराकर इसके लबों से निकला, नहीं प्लीज मुझे मत मारे। इसे लगा शायद वो गुस्से में इस पर हाथ उठाएगा, मगर इसे यह अंदाजा नहीं था कि इसके तसव्वुर से ज्यादा सख्त है। सुलेमान ने इसे सर से पैर तक सख्ती नजरों से देखा, फिर एक झटके से इसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। दुपट्टा पिन्नों के साथ इसके बालों में अटका हुआ था, इसलिए अचानक खींचने से इसके सर में दर्द की एक लहर दौड़ गई और वह तकलीफ से तड़प उठी। सुलेमान की आवाज में अजीब सी सख्ती थी जब वो बोला, कहाँ भाग रही हो? मैंने कहा था ना, आज की रात तुम्हें मेरी मर्दानगी का जवाब मिलेगा। अनाया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। प्लीज सुलेमान, मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। एक लम्हे को सुलेमान खामोश हो गया, जैसे इसके अल्फाज ने इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो, मगर फिर अनाया के कहे हुए जुमले इसके जहन में गूंजने लगे और इसके अंदर का गुस्सा फिर से जाग उठा। वो सर्दे लहजे में बोला कि इसे माफ करना दरअसल इसे दोबारा वही गलती करने का मौका देना होगा। अगले ही लम्हे इसने इसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया। अनाया की सांसें भी तरतीब हो गई। वो रोते हुए बार बार यकीन दिला रही थी कि वह आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करेगी, मगर सुलेमान के चेहरे पर सख्ती बरकरार थी। इसने साफ कह दिया कि इसे इस पर अब कोई एतबार नहीं रहा। अनाया की हिचकी बन गई। फिर अचानक इसने इसे बिस्तर पर ढकेल दिया। वो घबराकर पीछे हटने लगी और कमजोर आवाज में इल्तिजा करने लगी कि इसे तकलीफ न दे। जब इसने सुलेमान को अपनी शर्ट के बटन खोलते देखा तो इसका खौफ और बढ़ गया और वो बेख्तियार
सुलेमान के चेहरे पर तल्खी नुमायां थी। इसने तेज लहजे में पूछा कि जो तकलीफ आज इसे इसकी बातों से पहुंची है, इसका क्या हिसाब है? अनाया ने मजामत की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे इसके दोनों हाथ तकिए के ऊपर जकड़ दिए गए और वो इसके ऊपर झुकाया। अनाया की सांसें बेकाबू हो रही थी। इसने घबराहट में कहा कि वो मर जाएगी। सुलेमान ने इसकी आंखों में देखते हुए तलख अंदाज में जवाब दिया कि क्या वो इसके अल्फाज से पहले ही मर नहीं चुका था। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गई। अनाया ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। इस लम्हे से शिद्दत से एहसास हो गया था कि अब इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसने जान लिया कि रहम की भीख मांगना शायद बेकार है। इसलिए इसने खुद को संभालने की कोशिश की और दिल मजबूत करके इस अंजाम का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। अगले ही लम्हे सुलेमान इसके करीब झुका तो अनाया की सांसें जैसे रुक से गई। वो आंखें बंद किए बेहरकत लेटी थी, जैसे अपने अंदर के खौफ को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। सुलेमान ने एक लम्हे के लिए रुककर इसे गौर से देखा। इसका पूरा वजूद तनाव से अकड़ा हुआ था और इसकी घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। सुलेमान ने आहिस्तगी से लाइट्स बंद की और कमरे में नीम तारीकी फैल गई। फिर इसने कंबल इन दोनों पर डाल दिया, जैसे इस लम्हे की शिद्दत को नरम करना चाहता हो। इसने धीरे से इसके बालों पर होंठ रखे और नरमी से इसे पुकारा। अनाया अब भी सांस रोके पड़ी थी। सुलेमान ने सरगोशी के अंदाज में कहा कि सांस लो, वरना इसे खुद इसकी सांसें वापस लेनी पड़ेंगी। इसके लहजे में पहली बार सख्ती की बजाय अजीब सी नरमी थी। अनाया ने आहिस्ता से गहरी सांस ली और अंधेरे में इसे देखने की कोशिश की। तभी सुलेमान ने टेबल लैंप जला दिया। मध्यम रोशनी में अनाया की आंखें नमी से भरी हुई दिखाई दी। सुलेमान ने खदरे नरम लहजे में पूछा कि अगर इसे इसकी खुरबत से इतना खौफ था तो फिर इसने वो सब बातें क्यों की। अनाया की आवाज अब भी लरज रही थी। जब इसने धीरे से माफी मांगी, इसके लब कप कपा रहे थे, मगर इस बार सुलेमान के चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वो एक बार फिर इसके करीब झुका और आहिस्तगी से पूछा कि क्या वाकई वो माफी चाहती है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक लम्हे के लिए जैसे साकित हो गई। सुलेमान ने इसकी घबराहट महसूस की और कुछ नरम लहजे में कहा कि अगर वो वाकई चाहती है कि ये तलक खत्म हो तो इसे भी इस लम्हे को कबूल करना होगा। इसकी बातों में अब अजीब सी संजीदगी और नरमी शामिल थी। अनाया इसके अल्फाज सुनकर खामोश हो गई। वो शायद खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि इसके दिल में इस वक्त खौफ ज्यादा है या कोई और नया एहसास जन्म ले रहा है। सुलेमान ने इसके करीब रहते हुए इसे तसल्ली देने की कोशिश की। इसने कहा कि वो इसे तकलीफ नहीं देना चाहता, बस चाहता है कि वो खुद को इस कदर सख्ती से काबू में ना रखे। कमरे के बाहर बारिश बदस्तूर बरस रही थी और अंदर हीटर की गर्मी से फिजा और भी गर्म महसूस हो रही थी। अनाया के माथे पर पसीने के खतरे नमूदार हो गए थे। सुलेमान ने इसके कान के करीब आहिस्ता से कहा कि वो खुद को पुरसुकून करे। इसकी आवाज अब पहले जैसे सख्त नहीं रही थी, बल्कि इसमें अजीब सी ढीमाहट थी। अनाया ने हल्के से सुसुक्की ली और इसकी तरफ देखा। इस लम्हे इन दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें बहुत सी अनकही बातें छुपी हुई थी। अनाया ने हिचकिचाते हुए याद दिलाया कि इसने वादा किया था कि वो इसे तकलीफ नहीं देगा। सुलेमान ने इसकी बात सुनकर हल्की सी सांस ली और आहिस्ता से कहा कि वो इसे तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि वो इस पर भरोसा करे। इसके लहजे में अब जिद के बजाय थकन और जज्बात की आमजिश थी। अनाया खामोशी से इसे देखती रही, जैसे पहली बार इसे समझने की कोशिश कर रही हो। बाहर बारिश की आवाज और अंदर की खामोशी के बीच वो लम्हा आहिस्ता आहिस्ता किसी नए एहसास में ढलने लगा। सुलेमान के दिल में अभी तक गुस्से की चिंगारियां बाकी थी। अनाया के अल्फाज इसे बुरी तरह जख्मी कर गए थे और एक लम्हे को वो वाकई चाहता था कि अपनी खुरबत की शिद्दत से इसे एहसास दिलाए कि आइंदा वो इस तरह की बात सोचने से भी डरे। मगर जैसे ही इसने अनाया की आंखों में छुपा हुआ खौफ देखा, इसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। वो इस कदर सहम गई थी कि इसकी सांसें भी बेतरतीब हो रही थी। सुलेमान ने महसूस किया कि अगर वो इसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा तो ये खौफ शायद हमेशा के लिए इसके दिल में बैठ जाएगा। इस ख्याल ने इसे खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया। इसने इसे आहिस्तगी से अपनी बाहों में समेट लिया और अपने अंदर की बेकाबू कैफियत को काबू में लाने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि ये पहली बार था जब वो इसके इतने करीब आया था,
और वो नहीं चाहता था कि इनके रिश्ते की पहली याद सिर्फ खौफ से जुड़ी हो। अनाया अभी बहुत कम उम्र थी। अभी तो इसे 18 साल का हुए बमुश्किल 1 हफ्ता ही गुजरा था। एक कमजन दिल पर अचानक ऐसी शिद्दत डाल देना इसे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए इसने अपनी गिरफ्त नरम कर दी और इसे तसल्ली देने लगा ताकि वो खुद को महफूज महसूस करे। इस लम्हे सुलेमान के अंदर का गुस्सा कहीं पीछे रह गया और इसकी जगह एक अजीब सी जिम्मेदारी ने ले ली। वो नहीं चाहता था कि अनाया हमेशा इसकी गुर्बत से खौफ खाए, बल्कि चाहता था कि एक दिन वो इसे गुर्बत में सुकून महसूस करे। इधर हवेली में मिशाल की रात आंखों में ही गुजर गई। बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि इसने मजबूर होकर कई बार सुलेमान के नंबर पर कॉल भी की, मगर हर बार फोन बंद मिला। रात भर रोते रहने की वजह से इसकी आंखें सूज चुकी थी। सुबह होते ही वो नादिया बेगम के पास आ गई, जो किचन में मुलाजमाओं को नाश्ता लगाने की हिदायत दे रही थी। मिशाल के दिल में अजीब सी घबराहट थी। इसे यही ख्याल खाया जा रहा था कि शायद इस रात सुलेमान और अनाया के दरमियान वो रिश्ता कायम हो चुका होगा जिसे वो हमेशा डरते रही थी। इसी सोच ने इसे मजीद बेबस कर दिया और वो हिचकियों के साथ रोने लगी, जैसे इसके दिल का बोझ अब आंसुओं के बगैर हल्का नहीं हो सकता था। मिशाल की रोती हुई आवाज सुनकर रुखसना बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। वो खुद भी पूरी रात बेचैन रही थी, आंखों में नींद तक नहीं आई थी और अब सुबह होते ही मिशाल की वही बातें सुनकर इनका दिल मजीद बोझल हो गया। उन्होंने थके हुए लहजे में कहा कि क्या अब वो बैठकर मातम ही करें। मिशाल ने नम आंखों से इन्हें देखा और याद दिलाया कि वही तो चाहती थी कि अनाया और सुलेमान कभी एक न हो। रुखसाना बेगम ने गहरा सांस लिया और नजरें झुका ली। उन्होंने आहिस्तगी से कहा कि कुछ फासले इंसान के हाथ में नहीं होते, वो ऊपर वाले की तरफ से तय हो जाते हैं, चाहे इंसान कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। तकदीर का लिखा बदलना आसान नहीं होता। अगर सुलेमान और अनाया के दरमियान अब वो रिश्ता कायम हो चुका है तो शायद यही अल्लाह की मर्जी थी। इसलिए बेहतर यही है कि अब हालात को मजीद बिगाड़ने के बजाय इन्हें इसी तरह चलने दिया जाए। मिशाल को इनकी बात सुनकर यकीन ही नहीं आया। इसे लगा जैसे रुखसाना बेगम अचानक अपना मौक़िफ़ बदल रही है। इसने आंसू पोंछते हुए जख्मी लहजे में कहा कि इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएंगी। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। रुखसाना बेगम कुछ लम्हे दरवाजे की तरफ देखती रह गई। इनके दिल में एक ही खौफ था कि कहीं मिशाल जज्बात में आकर अनाया और सुलेमान को सब कुछ न बता दे। अगर ऐसा हुआ तो सुलेमान इनसे बदगुमान हो जाएगा और वो ये हरगिज नहीं चाहती थी। इधर सुबह जब अनाया की आंख खुली तो इसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वह हकीकत और ख्वाब के बीच मुअल्लक हो। घबराकर इसने फौरन आंखें खोली तो सामने सुलेमान का चेहरा था। इसके लबों पर एक गहरी और मानी खेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। अनाया अभी पूरी तरह संभल भी ना पाई थी कि सुलेमान इसे तकरीबन घसीटता हुआ बाथरूम की तरफ ले गया। अनाया ने घबराकर इसकी तरफ देखा, मगर वो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अगले ही लम्हे इसने इसे आहिस्तगी से बाथटब में ढकेल दिया। पानी की अचानक छींटियों से अनाया का सांस रुक सा गया और वो जल्दी से सर बाहर निकालकर गहरी सांस लेने लगी। सुलेमान भी आराम से बाथटब के किनारे आ बैठा और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगा। अनाया घबराकर थोड़ा पीछे हट गई और धीमी आवाज में बोलकर अगर कोई आ गया तो। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सुलेमान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि यहाँ इन दोनों के सिवा कौन आने वाला है। इसने गुलाब की पत्तियां उठाकर हल्के से इसके चेहरे पर बिखेर दी और इसे अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। अनाया ने झिझकते हुए इसके सीने में चेहरा छुपा लिया। इसकी ये झिझक सुलेमान को मजीद मुस्कुरा देने पर मजबूर कर रही थी। वो इसके करीब होकर आहिस्ता से बोला कि वो बहुत नरम दिल है। अनाया बेसाख्ता इसके कान के करीब सरगोशी कर गई कि वो खुद बहुत सख्त मिजाज है। इसके ये अल्फाज सुनकर सुलेमान जोर से हंस पड़ा। अनाया शर्मा कर दोबारा इसके सीने में छुप गई, मगर इसकी नजरें इसे ज्यादा देर बच नहीं सकी। चंद लम्हों बाद सुलेमान ने शरारती अंदाज में पूछा कि अब इसका क्या ख्याल है। अनाया के दिल में एक बार फिर हल्की सी घबराहट दौड़ गई, मगर इसके लहजे में अब पहले जैसा खौफ नहीं था। इसने नजरें झुका ली और खामोश ही रही, जबकि सुलेमान की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस नए रिश्ते के बदलते रंगों की गवाही दे रही थी। अनाया अभी अपने ख्यालों में ही उलझी हुई थी कि अचानक सुलेमान ने इसे हल्के से अपनी तरफ खींचा और वो घबराकर सीधी बाथरूम में आ गिरी।
पानी के अचानक चींटे पड़ने से इसका सांस एक लम्हे को रुक सा गया। वो जल्दी से गहरी सांस लेते हुए सर बाहर निकालने लगी। जब इसने देखा कि सुलेमान भी मुस्कुराता हुआ बाथरूम में दाखिल हो रहा है तो वो फौरन पीछे सरक गई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो घबराकर बोली कि अगर कोई आ गया तो। सुलेमान ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि यहाँ इन दोनों के अलावा कौन आने वाला है। इसने गुलाब की चंद पत्तियां उठाकर आहिस्ता से अनाया के चेहरे पर बिखेर दिया और फिर टब के किनारे बैठकर इसे अपनी बाहों में समेट लिया। अनाया की झिझक साफ महसूस हो रही थी। वो कुछ कहने लगी थी मगर सुलेमान ने मुस्कुराते हुए इसके अल्फाज अधूरे ही पकड़ लिए और हल्के से बोला कि शौहर और बीवी के दरमियान ऐसी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके बात सुनकर अनाया ने शर्मा कर अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। सुलेमान ने हंसते हुए कहा कि वो बहुत नरम दिल है, जबकि अनाया ने आहिस्ता से इसके कान के करीब सरगोशी की कि वो खुद बहुत सख्त मिजाज है। इस पर सुलेमान का खैखा गूंज उठा और अनाया मजीद शर्मा कर इसके सीने में छुप गई, मगर इसकी नजरें कब तक बचती। सुलेमान की निगाहें बार बार इसके चेहरे पर ठहर जाती थी। चंद लम्हों बाद इसने शरारती अंदाज में पूछा कि अब इसका क्या ख्याल है। अनाया ने नजरें झुका ली और कोई जवाब न दिया, मगर इसकी खामोशी में अब पहले जैसी घबराहट नहीं रही थी। कुछ देर बाद और पानी से बाहर निकल आया। इसने तौलिया उठाया और फिर अनाया को हड़बड़ाते हुए कहा कि वो जल्दी से तब्दील हो जाए क्योंकि घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अनाया ने हैरत से लिबास को देखा और पूछा कि ये सब कब आया। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे अपनी बीवी की हर चीज का ख्याल है और अगर वो इसका ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा। इसके इस जुमले ने अनाया को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। वो हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद सुलेमान तैयार होकर बाहर आया, मगर अनाया अभी तक ड्रेसिंग रूम में थी। वो इसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक अनाया का फोन बज उठा। सुलेमान ने स्क्रीन पर नजर डाली तो इसके माथे पर बल पड़ गए। कॉल मिशाल की थी। एक लम्हे को वो रुका, फिर कुछ सोचकर इसने कॉल रिसीव कर ली। फोन की दूसरी तरफ से मिशाल की तेज आवाज सुनाई थी। वो बेचैनी से पूछ रही थी कि अनाया कहाँ है और सुलेमान इसके साथ क्यों है। इसके लहजे में गुस्सा और हसद दोनों झलक रहे थे। सुलेमान खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा, मगर इसकी आंखों में अब वही सख्ती वापस आ गई थी जो हर बार किसी तूफान से पहले दिखाई देती थी। अनाया ने जैसे ही मिशाल की धमकी आमेज बातें सुनी थी, इसका दिल अजीब बेचैनी में डूब गया था। इधर सुलेमान की गहरी लकीरें उभर आई थी। वो खामोशी से सब कुछ सुनता रहा, मगर मई एक अजीब सी संजीदगी उतर आई थी। इसी लम्हे अनाया ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। सुलेमान की नजर इस पर ठहर गई। इसके पहनाई हुए लिबास में वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे इसकी अपनी दुनिया का हिस्सा हो, मगर इस खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ राज सुलेमान के दिल को खटक रहा था। अनाया के इसके करीब आई तो इसने हल्के से इसके माथे पर बोसा रखा। अनाया की आंखों में नमी देकर वो चौंक गया और नरमी से इसके गाल को छूते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ। अनाया ने लरसती आवाज में सिर्फ एक सवाल किया कि क्या वो वाकई इससे मोहब्बत करता है। सुलेमान इस सवाल पर एक लम्हे को मुस्कुरा दिया। इसके लहजे में हल्की सी शरारत भी थी और अपनायत भी। इसने कहा कि इतनी देर एक साथ गुजारने के बाद भी अगर इसे यकीन नहीं आया तो शायद इसे मजीद सबूत देने पड़ेंगे। अनाया इसकी बात सुनकर घबरा गई और फौरन बोली कि वो मुतमईन है, मजीद किसी आजमाइश की जरूरत नहीं। सुलेमान ने इसकी घबराहट देखकर हंस दिया और बोला कि अभी तो इसने अपने जज्बात का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया है। अनाया ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, मगर इसने बात को वही खत्म करते हुए कहा कि अभी घर चलते हैं क्योंकि इसकी माँ कई बार फोन कर चुकी है। घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अनाया बार बार बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। अचानक इसने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर वो सीधा घर ना जाए तो। सुलेमान ने हैरत इसकी तरफ देखा और पूछा कि घर क्यों नहीं जाना चाहती। अनाया ने फौरन नजरें झुका ली और बात बदलने की कोशिश की। सुलेमान ने कुछ न कहा, मगर इसके जहन में मिशाल की बातें बार बार गूंज रही थी। घर पहुंचने पर सब लोग ड्राइनिंग रूम में बैठे हुए थे। फहीम साहब ने मुस्कुराते हुए अनाया की तबीयत पूछी तो वो नजरें झुकाए आहिस्ता से जवाब देने लगी, मगर मिशाल की निगाहें मुसलसल इसी पर जमी हुई थी। अनाया का नया और कीमती लिबास देखकर इसके दिल में हसद की चिंगारियां भड़क उठी। जब भी अनाया शर्माते हुए सलमान की तरफ देखती, मिशाल के दिल में जैसे आग सी लग जाती।
कुछ देर बाद वो खामोशी से वहां से उठकर बाहर चली गई और मोबाइल पर किसी से बात करते हुए इसके चेहरे पर एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। इधर नादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए अनाया से कहा कि बड़े बाबा को इसके हाथ की चाय बहुत पसंद है, इसलिए वो किचन से चाय बना लाए। अनाया फौरन उठकर किचन की तरफ चली गई, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मिशाल अचानक इसके सामने आ खड़ी हुई। इसके लहजे में तलखी और नफरत साफ झलक रही थी। इसने अनाया को सख्त अंदाज में कहा कि इसे सुलेमान के करीब आने का बहुत शौक है ना, तो अब वो इसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो खुद इस रिश्ते से पछताएगी। यह कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। इसके दिल में खौफ और उलझन दोनों जमा हो गए थे। इसी लम्हे इसकी ताई अम्मी रुखसाना बेगम किचन में आ गई। उन्होंने मोहब्बत भरी नजरों से अनाया को देखा और धीरे से पूछा कि क्या इसकी सुलेमान से बात हुई है। अनाया ने हल्की सी नफी में सर हिला दिया, मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रुखसाना बेगम से छुपी न रह सकी। किचन की फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया था, जैसे आने वाले वक्त में कोई बड़ा तूफान जन्म लेने वाला हो। अनाया ने नफी में सर तो हिला दिया, मगर इसकी आंखों की नमी रुखसाना बेगम से छुप ना सकी। उन्होंने कुछ लम्हे इसे गौर से देखा, जैसे इसके दिल की कैफियत बढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता से इसके सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली कि बाज़ औक़ात जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, मगर अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ता आसान कर देता है। अनाया इनकी बात सुनकर मजीद खामोश हो गई। इसके दिल में मिशाल की धमकी बार बार गूंज रही थी और इसे लग रहा था जैसे आने वाला तूफान किसी नए इम्तिहान की खबर दे रहा हो। इधर मिशाल अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। इसके दिल में हसद और गुस्से का तूफान था। वो किसी भी सूरत अनाया को सुलेमान के करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी गुस्से में इसने एक ऐसा कदम उठाने का सोच लिया जो न सिर्फ अनाया बल्कि पूरे घर की फिजा बदल सकता था। इसने अपने मोबाइल से चंद कॉल्स की और एक मंसूबा तरतीब देने लगी। इसके जहन में यही ख्याल था कि अगर अनाया इस घर से दूर हो जाए तो सुलेमान दोबारा इसी की तरफ लौट आएगा, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसी शाम जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमा थे तो अचानक सुलेमान ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने निहायत संजीदगी से ऐलान किया कि अनाया अब सिर्फ इसकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसकी इज्जत और इसकी जिंदगी का हिस्सा है और वह किसी को भी इसके खिलाफ साजिश करने की इजाजत नहीं देगा। इसके अल्फाज सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। मिशाल के चेहरे का रंग बदल गया, जबकि अनाया हैरत से इसे देखती रह गई। इस लम्हे अनाया को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह इस रिश्ते को लेकर जितना डर रही थी, हकीकत इतनी खौफनाक नहीं थी। सुलेमान की आंखों में पहली बार इसने वो यकीन देखा जो किसी वादे से कम नहीं था। मिशाल खामोशी से वहां से उठकर चली गई, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका था कि इसकी साजिश अब ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो सकेगी। रात गए जब सब अपने कमरों में जा चुके थे तो अनाया बालकोनी में खड़ी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। सुलेमान आहिस्ता से इसके पास आकर खड़ा हो गया। इसने बिना कुछ कहे इसका हाथ थाम लिया। अनाया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि कभी कभी खौफ सिर्फ हमारे दिल में होता है, हकीकत में नहीं। अनाया ने पहली बार सुकून की सांस ली। इस रात इसे महसूस हुआ कि शायद इसकी जिंदगी के तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम रहे हैं और एक नई कहानी खामोशी से जन्म ले रही है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।